आज हम बात करेंगे उस सवाल की जिसने हमें हमेशा से उत्साहित किया है। क्या इंसान मंगल पर जा पाएगा? आपने सुना होगा 2020 में एलन मस्क ने एक बहुत ही बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी कंपनी 2026 तक पहले इंसान को मंगल पर उतार देगी। अब 2025 चल रहा है और जैसा कि हम देख सकते हैं, मस्क को अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। और अब जब उनके बताए गए समय में बस 1 साल बचे हैं, तो मंगल पर इंसान का जाना सीधे शब्दों में कहें तो नामुमकिन लग रहा है। दूसरी तरफ नासा को कोई जल्दी नहीं है। वे अभी चंद्रमा पर दोबारा मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन मिशनों को भी लगातार टाला जा रहा है। तो आखिर क्या गलत हो रहा है? पृथ्वी से मंगल की यात्रा करना इतना मुश्किल क्यों है? हम चंद्रमा पर तो कई बार जा चुके हैं, फिर मंगल पर क्यों नहीं? मंगल पर जाने की योजना कैसे और कब बनाई गई है? हम मंगल को कैसे जीतने वाले हैं? स्वागत है आपका यूनिवर्सल मिस्ट्रीज में। मंगल को जीतने का मतलब क्या है? ज्यादातर लोगों के लिए मंगल को जीतने का मतलब है कम से कम एक इंसान का वहां जाना और झंडा गाड़ना, या फिर आईएसएस की तरह वहां एक बेस बनाना जहां कर्मचारी बारी बारी से काम करें, या फिर मंगल को टेराफॉर्म करना, यानी उसकी स्थितियों को इतना बदलना कि वह पृथ्वी जैसा दिखने लगे। लोग चाहे जो भी सपना देखें, फिलहाल तो वहां जाकर झंडा गाड़ना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर पहले इंटरप्लेनेटरी अंतरग्रहीय अंतरिक्ष यात्री लाल ग्रह तक पहुंच पाते हैं और सुरक्षित वापस आ पाते हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सुरक्षित का मतलब है जिंदा और ठीक ठाक वापस आना। लेकिन यह इतना मुश्किल क्यों है? आखिर इंसान तो आधी सदी पहले ही कई बार चंद्रमा पर जा चुके हैं, क्योंकि मंगल पर इंसान को भेजना सीधे शब्दों में कहें तो चंद्रमा पर जाने जैसा बिल्कुल नहीं है। यह काम उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। और अब हम आपको दिखाएंगे कि यह फर्क कितना बड़ा है। इस बात को पूरी तरह समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इंसान ने पहली बार 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा, और यह सिर्फ झंडा लगाने का मिशन नहीं था। लोगों ने वहां काम किया। कुल मिलाकर चंद्रमा पर 6 मानव मिशन भेजे गए और 12 लोगों को उसकी सतह पर चलने का मौका मिला। 1962 में गोल्ड के ऐलान से लेकर चंद्रमा पर इंसान के उतरने तक इसमें सिर्फ 7 साल लगे, जो कि बहुत तेज है। तो फिर मंगल के साथ क्या दिक्कत है? आधे सदी से ज्यादा समय बीतने के बाद भी वहां कोई इंसान क्यों नहीं गया? अपने सारे आशावाद के बावजूद एलन मस्क ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, ईमानदारी से कहूं तो शुरुआत में बहुत से लोग शायद मरेंगे। वहां पर बसना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हम एक खोजी प्रजाति हैं, तो इसे इतना मुश्किल क्या बनाता है? कीजिए, आपको अपने घर से 1 किलोमीटर दूर एक मॉल तक पैदल जाना है और वापस आना है। इसमें आपको लगभग आधा घंटा लगेगा। आप आराम से चप्पल पहनकर जा सकते हैं और शायद बहुत ज्यादा थकेंगे भी नहीं। आपको रास्ते में खाने पीने के लिए सैंडविच ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कल्पना कीजिए कि आपको 1 किलोमीटर नहीं बल्कि एक 140 किलोमीटर पैदल चलना है और फिर उतना ही वापस आना है। यह दूरी न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया के बीच की दूरी से ज्यादा है। ध्यान रहे कि यह रास्ता ऐसी जगह से होकर जाएगा जहां कोई सड़क, दुकान या लोग नहीं है। एक सामान्य इंसान 1 या 2 दिन में यह दूरी तय नहीं कर पाएगा। अगर रास्ते में कोई दुकान नहीं है, तो आपको खाने, पानी, दवाइयाँ, औजार, रेनकोट, स्लीपिंग बैग और एक टेंट सब कुछ साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि रास्ते में कुछ भी खरीदने को नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कोई यात्री आधे रास्ते में अपना पैर तोड़ लेता है, तो वह लगभग निश्चित रूप से मर जाएगा। चंद्रमा की तुलना में मंगल की उड़ान भी कुछ ऐसी ही है, बस कई गुना ज्यादा खराब। चंद्रमा की दूरी स्थिर है लगभग 3,84,000 किलोमीटर, जबकि मंगल कम से कम 5.6 करोड़ किलोमीटर दूर है, जो चंद्रमा से लगभग 140 गुना ज्यादा दूर है। यह न्यूनतम दूरी है, क्योंकि यह दूरी लगातार बदलती रहती है, क्योंकि ग्रह सूर्य के चारों ओर अलग अलग गति से घूमते हैं। कभी कभी पृथ्वी और मंगल सूर्य के विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं। तब दूरी 40 करोड़ किलोमीटर तक पहुंच जाएगी।
जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी से 1000 गुना ज्यादा है। हमारे हाइकर के उदाहरण में यह न्यूयॉर्क से शिकागो तक पैदल चलने जैसा है। और ध्यान दें, यह सब पैदल है। हम पैदल पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि हमारे सौर मंडल और ब्रह्मांड के आकार को देखते हुए इंसान की वर्तमान अंतरिक्ष यात्रा लगभग घोंघे की गति जितनी धीमी है। आधुनिक तकनीक के साथ भी मंगल तक एक तरफा उड़ान में 7 महीने या लगभग 1 साल भी लग सकता है। यह सब दूरी की वजह से है। यह विशाल दूरी ही मंगल पर मानव मिशन के लिए मुख्य समस्या है और बाकी सभी समस्याएं इसी से आती हैं। और उन समस्याओं की कोई कमी नहीं है। इन महीनों के दौरान चालक दल को खाने पीने, शरीर को साफ रखने, स्वास्थ्य की निगरानी करने और कई रोजाना के काम करने होंगे। उन्हें एक सीमित जगह में एक दूसरे के साथ भी तालमेल बिठाना होगा। यह सब ऐसे माहौल में होगा जहां कई खतरे होंगे, खराबी, ब्रह्मांडीय विकिरण और पृथ्वी से कोई भी मदद मिलने की कोई संभावना नहीं होगी। यहां तक कि पृथ्वी पर विशेषज्ञों से एक साधारण सलाह मिलने में भी 10 या 20 मिनट की देरी होगी, जो वर्तमान दूरी पर निर्भर करता है। क्या हम ऐसे मिशन की सफलता की संभावना का पहले से अंदाजा लगा सकते हैं? खुद ही देख लीजिए। 60 से ज्यादा सालों में मंगल की ओर 48 मिशन भेजे गए हैं, जिनमें से 26 विफल रहे। यहां तक कि एक मानव रहित मिशन के सफल होने की संभावना भी लगभग 50-50 है। आप देख सकते हैं, यहां तक कि मानव रहित मिशन भी। इन सब को देखते हुए मंगल के पहले खोजकर्ताओं की संभावित मौतों के बारे में एलन मस्क की बातें डरावनी लग सकती हैं। और ध्यान रखें कि यह बात मस्क कह रहे हैं, जो मंगल की खोज के बारे में अपने आशावादी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मानवता हार मानने का इरादा नहीं रखती है। इसलिए हम आज निराशावादी विचारों को छोड़कर यह देखेंगे कि आशावादी मंगल पर कैसे पहुंचने की योजना बना रहे हैं। आइए हम उनके साथ इस यात्रा पर चलें। मंगल तक की योजना। नासा का दृष्टिकोण। सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अंतरिक्ष एजेंसी नासा इसे कैसे देखती है। तो पहली समस्या वास्तव में टेक ऑफ है, पृथ्वी के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलना। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितना उपकरण साथ ले जाना है। इस स्पेस शटल को देखें जिसने पृथ्वी की कक्षा में मानव मिशन की। यह एक विशाल रॉकेट है, 56 मीटर लंबा, लेकिन चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने वाले सैटर्न वी के मुकाबले यह खिलौना जैसा लगता है। कोई कल्पना ही कर सकता है कि पृथ्वी से मंगल तक के मिशन के लिए आवश्यक विशाल आपूर्ति और उपकरणों को उठाने के लिए कितने विशाल रॉकेट की जरूरत होगी। इसको समझने के लिए हम वीडियो की शुरुआत में हाइकर वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं और इसे थोड़ा और जटिल बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको उसी 140 किलोमीटर की दूरी को एक निर्जन इलाके से होकर तय करना है और आपके पास एक विशाल भारी बैकपैक है जिसमें भोजन, पानी और बाकी सब कुछ है। और अब यहां पर सबसे मुश्किल बात आती है। रास्ता समतल जमीन पर होगा, लेकिन पहला किलोमीटर एक बहुत ही खड़ी ढलान पर होगा, इतनी खड़ी कि आप शायद ऊपर तक ना पहुंच पाएं, और अगर आप पहुंच भी गए तो आप थक कर वहीं गिर सकते हैं। यह लगभग पृथ्वी से सीधे मंगल पर मिशन शुरू करने की स्थिति का वर्णन करता है। ऐसा रॉकेट बनाना लगभग असंभव है जो एक विशाल भार उठा सके, उसे मंगल तक उड़ सके और फिर वापस आ सके। लोगों को सतह पर उतारने की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए नासा ने तय किया कि मंगल पर पहला मानव मिशन पृथ्वी से शुरू नहीं होगा। यह उस जगह से शुरू करना ज्यादा समझ में आता है जहां पृथ्वी का मजबूत गुरुत्वाकर्षण नहीं है। वर्तमान में मानवता के लिए सबसे सुलभ विकल्प है कि सभी जरूरी अंतरिक्ष यान के पुर्जे, ईंधन और माल को कई लॉन्च में कक्षा में ले जाया जाए, सब कुछ वहां इकट्ठा किया जाए और फिर मिशन शुरू किया जाए। हालांकि नासा ने एक कदम और आगे बढ़ने का फैसला किया है, चंद्रमा पर एक बेस बनाना और साथ ही चंद्रमा की कक्षा में एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाना। यह विचार है कि अगर अंतरिक्ष यान को ऐसी जगह से लॉन्च किया जाए जहां शून्य गुरुत्वाकर्षण है, तो मंगल पर मिशन शुरू करना इतना मुश्किल काम नहीं होगा। स्टेशन को खुद कई चरणों में बनाया जा सकता है, क्योंकि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है,
यह हमारे हाइकर के उदाहरण में ऐसा है जैसे कि आप पहले कई बार उस खड़ी ढलान पर दौड़कर जाएं और अपनी जरूरत का सामान, पानी और बाकी सब कुछ ले जाकर एक पहले से बने हुए बेस में जमा कर दें और उसके बाद ही एक भारी बैकपैक के साथ समतल जमीन पर अपनी यात्रा शुरू करें। यह वास्तव में एक बहुत गंभीर कार्यक्रम है जिसे कई सालों से विकसित किया जा रहा है। इसे आर्टेमिस कहा जाता है और इसके तहत पहले ही एक सफल उड़ान हो चुकी है। नहीं, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इंसान अभी तक चंद्रमा पर वापस नहीं गए हैं, लेकिन मानवता अब इस लक्ष्य के बहुत करीब है जितना पिछले 50 सालों में कभी नहीं था। आर्टेमिस कार्यक्रम में कई चरण शामिल हैं। अब तक केवल पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। नवंबर 2022 में नासा ने SLS रॉकेट लॉन्च किया, जिसे सैटर्न V रॉकेट और पुण्य प्रयोज्य स्पेस शटल जहाजों की तकनीकों के आधार पर डिजाइन किया गया था। इसने ओरियन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक पहुंचाया, जिसे पहले मिशन के लिए बिना चालक दल के भेजा गया था। इसने चंद्रमा की परिक्रमा की और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया। यह आर्टेमिस एक मिशन था। आर्टेमिस 2 उसी रास्ते का पालन करेगा, लेकिन चालक दल के साथ। योजना के अनुसार सितंबर 2025 में अंतरिक्ष यात्री इस मिशन के दौरान बिना चंद्रमा पर उतरे उड़ान भरेंगे। वे इस बात की पुष्टि करेंगे कि सभी अंतरिक्ष यान प्रणालियां गहरे अंतरिक्ष की स्थितियों में पूरी तरह से काम कर रही हैं। उड़ान में 10 दिन लगने की उम्मीद है, जिसमें चंद्रमा की परिक्रमा भी शामिल है। आर्टेमिस 3 मिशन में आधे सदी में पहली बार अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरेंगे। ओरियन अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, इसलिए इस काम के लिए स्पेसएक्स द्वारा विकसित लूनर स्टारशिप मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा। ओरियन और लूनर स्टारशिप मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में मिलेंगे। फिर अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए लूनर स्टारशिप में जाएंगे। अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर लगभग 7 दिन बिताएंगे, दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की खोज करेंगे और एक बेस स्थापित करेंगे। यह मिशन चंद्रमा पर सबसे लंबे समय तक इंसान के रहने का रिकॉर्ड बनाएगा, जो अपोलो 17 के 72 घंटे के मिशन से ज्यादा है। मिशन के दौरान 2 अंतरिक्ष यात्री कई बार चंद्रमा पर चलेंगे। विभिन्न वैज्ञानिक अवलोकन करेंगे, जिसमें पानी की बर्फ के नमूने लेना भी शामिल है। आइए भविष्य में और आगे देखने की कोशिश करें, जब लाल ग्रह हमारे लिए हर मायने में पहुंच के भीतर होगा। आर्टेमिस 4 के दौरान लूनर गेटवे स्टेशन का निर्माण शुरू होगा। यह कक्षीय स्टेशन चंद्रमा के चारों ओर घूमेगा और चंद्रमा की सतह और अंततः मंगल तक के मिशनों के लिए एक मध्यवर्ती बिंदु के रूप में काम करेगा। पहला कदम, भविष्य के स्टेशन के 2 प्रमुख मॉड्यूल पावर एंड प्रोपल्शन एलिमेंट PPE और हैबिटेशन सेंट लॉजिस्टिक्स आउटपोस्ट HL को फाल्कन हेवी रॉकेट पर लॉन्च करना है, जो 2027 के लिए निर्धारित है। उन्हें एक ही क्लस्टर में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मॉड्यूल को अपनी लक्ष्य कक्षा तक पहुंचने में लगभग 1 साल लगेगा। सभी जरूरी जांच पूरी होने के बाद गेटवे के लिए ड्रैगन XL आपूर्ति जहाज लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद लूनर स्टारशिप डॉक करेगा, जिसे चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाद स्टेशन को अंततः अपने पहले आगंतुक मिलेंगे, आर्टेमिस 4 अभियान के अंतरिक्ष यात्री। आगे क्या होगा? 11वें मिशन तक आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत यह एक जटिल और रोमांचक, फिर भी कुछ हद तक नियमित प्रक्रिया होगी। अंतरिक्ष यात्री मिशन के बाद मिशन कक्षीय स्टेशन का निर्माण और सुधार करेंगे। वे चंद्रमा पर एक बेस स्थापित करेंगे, चंद्र बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे और अनगिनत परीक्षण, प्रयोग और अभ्यास करेंगे। उद्देश्य अलग अलग होंगे, लेकिन उन सभी का प्राथमिक लक्ष्य मंगल के लिए एक मिशन की तैयारी करना होगा। 11वां आर्टेमिस मिशन अंतिम है, जिसकी नासा ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है। यह 2036 के लिए निर्धारित है। हम भविष्य में जितना आगे देखते हैं, आधिकारिक स्रोतों से भी हमें उतने ही कम विशिष्ट विवरण मिलते हैं। हालांकि हम फिर भी सभी डेटा, सभी योजनाओं
परिकल्पनाओं, अवधारणाओं और विशेषज्ञ की राय को एक साथ जोड़ेंगे ताकि आपको घटनाओं का संभावित क्रम दिखा सके। मंगल को जीतना, भविष्य की योजनाएं, जबकि आर्टेमिस मिशन 4 से 11 मुख्य रूप से चंद्रमा और उसकी कक्षा में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 12वें मिशन से मुख्य लक्ष्य भविष्य की मंगल उड़ान का दृष्टिकोण स्पष्ट होने लगेगा। आइए कल्पना करें कि यह कैसे हो सकता है। अब हम आर्टेमिस 12 की कल्पना करते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री टीमों के लिए आसानी से उपलब्ध स्रोतों से पानी और ऑक्सीजन प्राप्त करने की तकनीकों पर काम और सुधार करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि चट्टानों को पानी में बदलना है। इसका मतलब है कि चंद्र बर्फ के भंडार को कुशलता से संसाधित करने के तरीके खोजना है। इसके लिए चंद्रमा पर भूवैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा ताकि पानी की बर्फ के भंडार सहित संसाधनों की खोज और उनका निष्कर्षण किया जा सके। कस्ताती, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऑक्सीजन मंगल पर भी निकाली जा सकती है और जरूरी नहीं कि पानी से ही। हाल ही में परसेवरेंस मार्स रोवर ने इसे सफलतापूर्वक साबित किया। इसने MOXI मंगल ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल किया, जो मंगल के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालने के प्रयोग के लिए डिजाइन की गई एक किट है। तो संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। लेकिन चलिए चंद्रमा पर वापस चलते हैं। मंगल मिशन की तैयारी के लिए वहां और क्या किया जा सकता है? आर्टेमिस 13 के दौरान अंतरिक्ष यात्री संभवतः तेज निर्माण तकनीक को परिष्कृत करेंगे। ये प्रौद्योगिकियां लंबे समय तक चलने वाले चंद्र मिशनों के लिए जरूरी होंगी, इसलिए उन्हें पहले चंद्रमा पर विकसित करना होगा और फिर मंगल पर स्थानांतरित करना होगा। इसके लिए नासा अभिनव दृष्टिकोणों की खोज कर रहा है। एजेंसी चंद्रमा और मंगल पर आवास बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग को एक तकनीक के रूप में गंभीरता से विचार कर रही है। 2020 में इसने आइसॉन नामक एक कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जो अभिनव निर्माण तकनीकों में माहिर है। 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके बेस और सुरक्षात्मक संरचनाओं के निर्माण के लिए चंद्र मिट्टी का उपयोग करने का विचार भी विचाराधीन है। आर्टेमिस 14 से शुरू होने वाले और आर्टेमिस 20 तक जारी रहने वाले बाद के कार्यक्रम मिशनों का एक महत्वपूर्ण घटक एनालॉग मिशन होगा। नासा भविष्य के मंगल आवास, कैप्सूल, सूट और जीवन समर्थन प्रणालियों की क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए चंद्रमा पर एनालॉग परीक्षण करेगा। नासा चंद्रमा पर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए फिशन सरफेस पावर सिस्टम का उपयोग करने की योजना बना रहा है। यह इंजीनियरिंग का एक शिखर है, एक पावर प्लांट जो यूरेनियम परमाणु विखंडन से ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में सक्षम है। यह अनिवार्य रूप से एक कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर है। यह प्रणाली चंद्र बेस को बिजली देगी, एक स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति प्रदान करेगी। ऐसी कई प्रणालियां लागू की जाएंगी ताकि एक प्रणाली विफल होने की स्थिति में दूसरी उसकी जगह ले सके, जिससे बेस की अतिरिक्त सुरक्षा और स्थिर संचालन सुनिश्चित हो सके। एक परमाणु ऊर्जा प्रणाली की बिजली उत्पादन 40 किलोवाट होगी। अंतरिक्ष यात्री उन्नत जीवन समर्थन प्रणालियों का भी परीक्षण और विकास करेंगे। वे विशेष ग्रीन हाउस में पौधे उगाएंगे और कचरे को रिसाइकल करने के लिए रोगाणुओं का उपयोग करेंगे। रिसाइकलिंग प्रक्रिया से ऑक्सीजन और भोजन का उत्पादन होगा। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष यात्री हाइड्रोपोनिक सेटअप में सब्जियां उगाने के लिए चंद्र मिट्टी का उपयोग कर पाएंगे और रोगाणु जैविक कचरे को पौधों के लिए उर्वरकों में बदलने में मदद करेंगे। अंतरिक्ष यात्री हड्डी के द्रव्यमान पर कम गुरुत्वाकर्षण और विकिरण के प्रभावों के साथ साथ सीमित जगहों में रहने के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन करेंगे। अंतरिक्ष को पृथ्वी के वायुमंडल के हस्तक्षेप के बिना देखने के लिए दूरबीनें स्थापित की जाएंगी। 20वें मिशन तक नासा और उसके भागीदारों ने चंद्र बुनियादी ढांचे को इतना विकसित कर लिया होगा कि अंतरिक्ष यात्री टीमें वहां स्थायी रूप से रह सकें और घर जैसा महसूस कर सकें।
तब हम एक ऐतिहासिक कदम उठाएंगे जो लाल ग्रह को बहुत ज्यादा सुलभ बना देगा और इसके उपनिवेशन की योजनाओं को बहुत ज्यादा यथार्थवादी बना देगा। हम इतिहास में पहले कक्षीय मंगल स्टेशन के निर्माण की बात कर रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन, वह निगम जिसने मानवयुक्त ओरियन अंतरिक्ष यान बनाया था, ने 2016 में मार्स बेस कैंप परियोजना प्रस्तुत की। अवधारणा में एक मंगल कक्षीय स्टेशन शामिल है जो 6 अंतरिक्ष यात्रियों को समायोजित कर सकता है। मंगल की कक्षा में एक स्टेशन होने से लाल ग्रह की यात्रा की प्रक्रिया में काफी तेजी आएगी। हालांकि मंगल पर उतरने का प्रयास करने से पहले खोजकर्ताओं के लिए कुछ शर्तें स्थापित की जानी चाहिए। नासा की योजनाओं के अनुसार मंगल पर विजय 3 चरणों में पूरी की जाएगी। तो पहला चरण, कुछ उपकरण मनुष्यों के आने से पहले ही मंगल पर लाए जाएंगे। इन इकाइयों को शुरू में पृथ्वी से लूनर स्टेशन और वहां से मंगल तक पहुंचाया जाएगा। यह संभावना है कि विखंडन सतह ऊर्जा प्रणाली को लाल ग्रह पर तैनात किया जाएगा। इनमें से कई प्रणालियों को सतह पर गिराया जाएगा। यही वे हैं जो भविष्य के मंगल बेस को ऊर्जा स्वायत्त और सूर्य के प्रकाश से स्वतंत्र बनाएंगे। अन्यथा कोई भी लंबे समय तक चलने वाला धूल का तूफान महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा कर सकता है। विखंडन सतह ऊर्जा प्रणालियों के अलावा ईंधन की आपूर्ति और ईंधन स्थानांतरण के उपकरण को भी पहले से ग्रह पर भेजा जाएगा। अनुमानित अनुमानों के अनुसार आवश्यक कार्गो का कुल वजन 10 टन होगा। यह किसी भी मानव रहित मंगल मिशन से कहीं ज्यादा है। इस बात को समझने के लिए सबसे उन्नत और भारी रोवर परसेवरेंस का वजन सिर्फ 1 टन से ज्यादा है। नासा की अवधारणा के अनुसार ऐसे कार्गो मिशनों के लिए 25 टन ले जाने के लिए डिजाइन किए गए विशेष भारी शुल्क वाले कार्गो लैंडर का उपयोग किया जाएगा। कार्गो लैंडर एक अंतरिक्ष यान है जिसे अन्य ग्रहों या चंद्रमाओं तक सामान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरे चरण में मंगल की सतह पर मार्स एसेंट व्हीकल MAV नामक एक विशेष मॉड्यूल भेजा जाएगा। यह वाहन अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल की कक्षा में वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक अपेक्षाकृत कॉम्पैक्ट संरचना होगी जो रॉकेट इंजनों से लैस होगी, जो मंगल के अपेक्षाकृत कम गुरुत्वाकर्षण को पार करने और लोगों और कार्गो को कक्षा में ले जाने में सक्षम होगी। अंत में तीसरे चरण में अंतरिक्ष यात्री गहरे अंतरिक्ष परिवहन डीप स्पेस ट्रांसपोर्ट अंतरिक्ष यान पर सवार होकर पारगमन आवास ट्रांजिट हैबिटेट मॉड्यूल से लैस लूनर स्टेशन से मंगल के लिए उड़ान भरेंगे। पारगमन आवास एक रहने योग्य मॉड्यूल है जो अंतरिक्ष यात्रियों को सोने की जगह, काम और आराम के क्षेत्र, वायु और जल पुनर्जनन प्रणाली और लंबी अंतरिक्ष मिशनों के लिए विकिरण सुरक्षा प्रदान करता है। मंगल तक पहुंचने में 10 महीने लगेंगे। फिर 2 लोग मंगल पर उतरेंगे जबकि 2 कक्षीय स्टेशन पर रहेंगे। अंतरिक्ष यात्री ग्रह की सतह पर उतरने के लिए एक विशेष लैंडिंग मॉड्यूल का उपयोग करेंगे। इस मॉड्यूल को पहले से मंगल की कक्षा में पहुंचाया जाएगा और चालक दल के आने पर उपयोग के लिए तैयार रहेगा। यह अनिवार्य रूप से अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक वाहन और एक घर दोनों होगा। नासा का विचार था कि पहले मंगल घर और परिवहन वाहन को एक रोवर में मिला दिया जाए जो वायु आपूर्ति प्रणाली से लैस हो। यह सब अनुकूलन के बारे में है ताकि सतह पर उतरने के लिए जरूरी वस्तुओं की संख्या को कम किया जा सके। एजेंसी लंबे समय से इस रोवर को बनाने पर काम कर रही है और यहां तक कि पृथ्वी पर भी इसका व्यापक प्रोटोटाइप परीक्षण किया है। सीलबंद रोवर में, जो एक वैन जैसा दिखता है, अंतरिक्ष यात्रियों को कई हफ्तों तक रहने और काम करने के लिए जरूरी सब कुछ होगा। वे बिना भारी अंतरिक्ष सूट के आरामदायक कपड़ों में इसके अंदर मंगल पर घूम सकेंगे, जिन्हें उन्हें केवल वाहन के बाहर ही पहनना होगा। यह भविष्य जैसा दिखने वाली मशीन 2 से 4 चालक दल के सदस्यों के लिए डिजाइन की जाएगी। रोवर में कई कार्यात्मक डिब्बे होंगे जिसमें चिकित्सा, व्यायाम और भंडारण क्षेत्र, साथ ही एक गैलरी और चालक दल के केबिन भी शामिल हैं। जीवन समर्थन प्रणालियों और वातावरण को लाल ग्रह पर उतरने के बाद 30 से 60 दिनों के पूरी तरह से स्वायत्त संचालन के लिए डिजाइन किया जाएगा। लाल ग्रह पर उतरने के बाद
अंतरिक्ष यात्री अनुसंधान करेंगे। स्वाभाविक रूप से वे मिट्टी के कई नमूने लेंगे। ठीक है, हमने अंतरिक्ष यात्रियों के मंगल पर उतरने का पता लगा लिया है, लेकिन वे अंतरिक्ष में वापस कैसे जाएंगे और घर लौटेंगे? तो यह ऐसे होगा। मंगल के नमूने एकत्र करने के बाद चालक दल MAV पर ग्रह की कक्षा में उड़ान भरेगा, जिसे दूसरे चरण के दौरान लाल ग्रह पर भेजा गया था। चालक दल कक्षीय स्टेशन की यात्रा करने में लगभग 2.5 मंगल दिन, लगभग 60 घंटे बिताएगा, जहां गहरे अंतरिक्ष परिवहन पारगमन आवास मॉड्यूल के साथ पहले से ही डॉक किया गया होगा। डॉकिंग के बाद चालक दल और कार्गो को पारगमन आवास में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और MAV को छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद गहरे अंतरिक्ष परिवहन पृथ्वी पर एक लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ेगा, जिसमें लगभग 17 महीने लगेंगे। यह उच्च पृथ्वी कक्षा में पहुंचने पर ओरियन अंतरिक्ष यान से मिलेगा। ओरियन चारों चालक दल के सदस्यों को लेगा और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर उतारेगा। तो कब? अब आइए हम मंगल की पूरी उड़ान गाथा को एक बड़े पैमाने पर देखें। यह तथ्य कि मंगल तक अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान पृथ्वी या चंद्रमा से नहीं, बल्कि चंद्र कक्षा से लॉन्च किया जाएगा, पूरी लॉन्च प्रक्रिया को बहुत आसान बनाता है। क्या आपको ऊपर की तरफ केबिन और हाइकर के साथ हमारा उदाहरण याद है? दरअसल ऊपर अपने बैकपैक को पैक करना और समतल इलाके पर यात्रा करना उसे एक बार में ऊपर तक ले जाने से कहीं ज्यादा आसान है। लेकिन एक चेतावनी है, यह लाइफ हैक उस विशाल दूरी को खत्म नहीं करता है जिसे अभी भी तय करना है। हम मंगल की यात्रा केवल विशेष समय पर ही कर सकते हैं, जब ग्रह एक निश्चित दूरी पर हो। आखिर ग्रह स्थिर नहीं होते, वे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और चूंकि अंतरिक्ष यान कई महीनों तक यात्रा करेगा, इसलिए प्रक्षेप वक्र की गणना इस तरह से की जानी चाहिए कि अंतरिक्ष यान और मंगल दोनों सचमुच सबसे कम संभव समय में एक बिंदु पर मिले। ऐसे अवसर के लिए केवल 2 ही विंडो हैं और वे अलग अलग प्रक्षेप वक्रों को दर्शाती हैं। कंजंक्शन क्लास और अपोजिशन क्लास। एक कंजंक्शन क्लास प्रक्षेप वक्र को बाहर और वापसी यात्राओं के लिए सुविधाजनक लॉन्च विंडो के उपयोग के कारण कम ईंधन की आवश्यकता होती है। हालांकि इसमें बहुत समय लगता है, लगभग 900 से 1000 दिन, जिसमें से लगभग 400 से 600 दिन मंगल पर बिताए जाते हैं। दूसरी ओर एक अपोजिशन क्लास प्रक्षेप वक्र को ज्यादा ईंधन की आवश्यकता होती है, लेकिन अभियान के समय को 560 से 700 दिनों तक कम कर देता है और लोग मंगल पर लगभग 30 से 90 दिन तक ही रहते हैं। ईंधन लागत में अंतर महत्वपूर्ण है, 3 गुना से ज्यादा। इसलिए पहले नासा ने अपोजिशन क्लास प्रक्षेप वक्र को एक व्यवहार्य विकल्प नहीं माना था। हालांकि हाल के वर्षों में यह दृष्टिकोण बदल गया है। 2023 के नए MT स्टडी में विशेष रूप से मंगल पर पहले मानव अभियानों के लिए अपोजिशन क्लास मिशन अवधारणा की जांच की गई है। अभियान की अवधि के साथ उपकरण की विफलता और चालक दल के विकिरण के संपर्क में आने के जोखिम को कम करना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में अपोजिशन क्लास अभियान का एक महत्वपूर्ण लाभ है। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रक्षेप वक्र में शुक्र के पास एक गुरुत्वाकर्षण सहायता फ्लाईबाई का प्रदर्शन करना शामिल है। मंगल तक तेजी से पहुंचने के लिए किसी को शुक्र की ओर उड़ान भरनी पड़ती है, जो विपरीत दिशा में है। लेकिन कक्षीय यांत्रिकी ऐसे ही काम करती है, कभी कभी बहुत ही अजीब और अप्रत्याशित रूप से। तो अब हमारे पास एक पूरी तस्वीर है कि भविष्य में इंसान मंगल को कैसे जीतेंगे, सामान्य और विस्तृत दोनों तरह से। सवाल यह है कि कब? इस वीडियो के रिलीज होने के समय नासा की वर्तमान घोषणा और पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि आर्टेमिस कार्यक्रम 2039 तक मंगल पर एक मानव लैंडिंग के साथ अपने अंतिम चरण तक पहुंच जाएगा। हालांकि आर्टेमिस 2 की बदलती समय सीमा को देखते हुए मंगल पर मानव मिशन की वास्तविक तारीख को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका अनुमान लगाना असंभव है। इस समीकरण में बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं।